फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश पेडागोजी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को विथ डिटेल्स समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये इंग्लिश पेडागोजी का जो सीरीज चल रहा है ये पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में मैंने सी टेट के जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनसे भी क्वेश्चंस लिए हैं, और उनसे रिलेटेड जो जिनके आने की संभावनाएं हैं आपके एग्जाम में, वो उस टाइप के भी एमसीक्यूज हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग लर्निंग टास्क was given to learners in different groups. Find out what is this vocabulary learning activity known as. Find words and phrases which relate to the following words. यहाँ पर words and phrases दिए हैं, है ना। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित शिक्षण कार्य अलग अलग समूहों में शिक्षार्थियों को दिया गया है। ठीक है, पता लगाएं कि इस शब्दावली, है ना, फाइंड आउट व्हाट इज दिस वोकाबुलरी, यानी कि पता लगाएं कि शब्दावली सीखने की गतिविधि को क्या कहते हैं हम, है ना। तो निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यांश को खोजने बोला है। ठीक है, वर्ड एंड फ्रेजेस। तो वो कौन से हैं, जैसे है फैमिली, रिलेशनशिप और फीलिंग। ऑप्शन ए है थीमेटिक वोकेबुलरी, ऑप्शन बी है वर्ड क्लस्टर्स, ऑप्शन सी है क्लस्टर वोकेबुलरी, ऑप्शन डी है वर्ड वेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पिछले सीटेट एग्जाम में ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है थीमेटिक वोकेबुलरी। अब क्यों है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है वर्ड क्लस्टर और क्लस्टर वोकेबुलरी, है ना। तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं जब शब्दों के क्या होते हैं, शब्दों के ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, शब्दों के ग्रुप बन जाते हैं वो होंगे, लेकिन ये थीमेटिक अप्रोच के अंतर आएंगे। ठीक है, ये जो है वर्ड क्लस्टर और क्लस्टर वोकेबुलरी जो है इसी थीमेटिक वोकेबुलरी के अंदर आएंगी, लेकिन ये कोई अप्रोच नहीं होते हैं। ठीक है, अलग से। और आपका वर्ड वेब तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर है थीमेटिक वोकेबुलरी। क्यों? क्योंकि जैसे कि फैमिली है तो फैमिली से रिलेटेड क्या क्या हो जाएगा आपका, तो फैमिली से रिलेटेड आपके हो जाएंगे फादर हो जाएंगे, है ना, मदर हो जाएगी, और आपके ब्रदर है, सिस्टर है। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज इन द टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज डैश। ऑप्शन दिया है knowing how to do the grammatical item, option B knowledge about the grammatical item, option C knowing the rules of the grammatical item, या ऑप्शन डी है knowing the language and its culture। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि प्रोसीजनल नॉलेज जो है ना, इन टीचिंग लर्निंग ग्रामर में उसका क्या मतलब है, मतलब कि ठीक है प्रोसीजरल नॉलेज का टीचिंग लर्निंग ग्रामर के अंतर्गत। तो दो प्रकार के नॉलेज हम देख लेते हैं। पहला तो हो गया आपका प्रोसीजरल नॉलेज, दूसरा है डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका ये प्रोसीजरल नॉलेज, दूसरा है आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है, ये आपका सेकेंड। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या आ जाएगा, जैसे कि इसके अंतर क्या होता है, किसी चीज की घोषणा कर देना। ठीक है, सिंपल शब्दों में किसी चीज की घोषणा करना, है ना, डिक्लेयर कर देना किसी भी चीज को, कोई भी बात को, मतलब किसी बात को डिक्लेयर करते हैं हम, है ना। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज में आ जाएगा किसी चीज की जैसे घोषणा करते हैं, जैसे कि फैक्ट्स है, यानी तथ्यों के बारे में जानना एक हिसाब से। ठीक है,
लेकिन प्रोसीजरल नॉलेज में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि कुछ कैसे, मतलब कैसे करना है कोई भी काम को। जैसे कि आपको साइकिल चलाना है ना, तो कैसे साइकिल चलाएंगे। आपको यदि खाना बनाना है तो आप खाना को कैसे बनाएंगे। इस टाइप से उसका एक प्रोसीजर होता है किसी चीज को सीखने का, है ना। तो उसके बारे में पूछा है कि वो टीचिंग लर्निंग ग्रामर के तौर पर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, है ना। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है इसमें। जैसे कि नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम, है ना, यही इसका आंसर सही हो जाएगा। नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके बारे में जैसे कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि व्याकरणिक कार्य के बारे मतलब व्याकरणिक कार्य कैसे करना है यह जानना, है ना। तो ये है ऑप्शन बी में है नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम, यानी कि व्याकरणिक कार्य के बारे में ज्ञान है आपको। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंतर्गत आ जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट था नोइंग द रूल्स ऑफ द ग्रामेटिकल आइटम, यानी कि व्याकरणिक कार्य के नियमों को जानना, या नोइंग द लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर, यानी कि भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। तो यहाँ पर प्रोसीजरल नॉलेज के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मतलब कि व्याकरणिक कार्य कैसे करना है यह जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A learner reads through the news items in the newspaper to know specific information। अब यहाँ पर specific information की बात हो रही है, इसी से आप आंसर लगा सकते हैं। This reading is known as, मतलब इस रीडिंग को क्या कहेंगे, मतलब कि इसमें यह पूछा गया है कि एक शिक्षार्थी जो है विशिष्ट जानकारी जानने के लिए, यानी कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए समाचार पत्र यानी कि आपका न्यूज़पेपर को पढ़ता है ना। तो इस पढ़ने को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए दिया है क्रिटिकल रीडिंग, ऑप्शन बी है स्कीमिंग, ऑप्शन सी स्कैनिंग, ऑप्शन डी है स्टडी स्किल। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। अब आप स्कीमिंग और स्कैनिंग में कंफ्यूज होंगे, है ना, बट इसका जो सही आंसर है, यहाँ पर बात हो रहा है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यानी कि एक हिसाब से आपको डिटेल में पढ़ना है ना, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल पाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर होगा स्कैनिंग। अगर यहाँ पर ऊपर ऊपर से पढ़ने की बात होती किसी चीज को, तो वो हो जाता आपका स्किमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट पूछा है। अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली, मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि व्याकरण को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है ना। ग्रामर, ऑप्शन ए है प्रमोट जेन्युइन कम्युनिकेशन, यानी कि वास्तविक संचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है एलिसिट रिलेवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, मतलब कि व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को उजागर करना। ऑप्शन सी है प्रोवाइड प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में अभ्यास प्रदान करना। या ऑप्शन डी है लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि इसके नियमों को याद करके व्याकरण को सीखना। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब कि व्याकरण को प्रभावी ढंग से पढ़ाने, जब आपको पढ़ाना होगा तो उसके इन चारों कथन में से कौन सा कथन है जो सही नहीं होगा उसके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल, यानी कि इसके नियमों को याद करके ही व्याकरण आपको सिखाना है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पर आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टरेड टू बी लिटरेट, मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साक्षर होने के लिए निम्नलिखित में से किसमें महारत हासिल करनी चाहिए, है ना। ये चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस ऑफ फ्लुएंसी, यानी कि प्रवाह की ध्वन्यात्मक जागरूकता, है ना। ऑप्शन बी है साइट वोकेबुलरी एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि यहाँ पर दृष्टि, साइट यानी कि हो जाएगा आपका दृष्टि, ठीक है। तो दृष्टि शब्दावली और पैटर्न को पहचानना। ऑप्शन सी है डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन,
यानी कि डिकोडिंग और भाषा की समझ, कंप्रिहेंशन मतलब क्या हो जाता है, समझ, ठीक है। ऑप्शन डी है एक्यूरेसी एंड फोनोलॉजिकल कंप्रिहेंशन, यानी कि सटीकता, एक्यूरेसी यानी कि सटीकता और ध्वन्यात्मक समझ। तो आपको साक्षर होने के लिए इन चारों में से किसमें महारत हासिल करनी चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, बेस्ट ऑप्शन है ये इन चारों में से, एक्यूरेसी एंड फोनोलॉजिकल कंप्रिहेंशन। क्योंकि सटीकता कैसे आएगी, है ना, आपको आपके पास सटीकता कैसे आएगी, जब हम फोनोलॉजिकल यानी कि साउंड्स के बारे में हमें पता हो, है ना, हमें समझ हो ध्वनि के बारे में, तो उस हिसाब से आप साक्षर होंगे तो आप में समझ अच्छे से आएगी इस चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरेसी टीचिंग अप्रोच दैट emphasize द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स इज। मतलब कि साक्षरता, लिटरेसी टीचिंग ना, मतलब कि साक्षरता शिक्षण दृष्टिकोण जो कि जो अक्षरों और ध्वनियों के बीच, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड, हाँ, जो अक्षरों और ध्वनियों के बीच जो है संबंध पर जोर देता है, तो वे चारों में से कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर साक्षरता शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन ए है होल लैंग्वेज अप्रोच, ऑप्शन बी है ग्रामर ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी है सिचुएशनल अप्रोच, या ऑप्शन डी है फोनिक्स इंस्ट्रक्शन। तो हम एक एक करके ये अप्रोच को समझते हैं। तो ऑप्शन ए में है होल लैंग्वेज अप्रोच। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि बच्चे ने ओवरऑल यूज कैसे किया किसी चीज को, जैसे कि बच्चे ने कुछ गलतियां की, तो हम उस पर ध्यान न देते हुए ये देखते हैं कि क्या बच्चा हम तक वो बात पहुंचा पा रहा है जो वह पहुंचाना चाहता है ना, ये होल लैंग्वेज अप्रोच के अंतर्गत आएगा। फिर है ऑप्शन बी ग्रामर ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवाद, यानी ग्रामर रूल्स के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन में। सी है सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि किस सिचुएशन में बच्चा किस प्रकार बातचीत करेगा, ये हो जाएगा आपका सिचुएशनल अप्रोच। ऑप्शन डी है फोनिक्स। अब फोनिक्स आ गया मतलब कि यहाँ पर आ गया साउंड, ठीक है। तो फोनिक्स इंस्ट्रक्शन जो है, इस ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स पूछा है आपके आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड लिसनर कैन, मतलब कि एक अच्छा श्रोता, है ना, एक अच्छा श्रोता कौन होगा, ये पूछा है इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, मतलब कि पूछे गए हर सवाल का सही जवाब दे सकता है, वो होगा एक अच्छा श्रोता। ऑप्शन बी है रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यूज्ड, मतलब कि पहचान सकता है कि स्वर का उपयोग कैसे किया जाता है, वो होगा एक अच्छा श्रोता। ऑप्शन सी है प्रोनाउंसिएशन ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली, मतलब कि हर शब्द का सही उच्चारण कर सकता है। ऑप्शन डी है अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेल अ वर्ड, यानी कि समझ सकता है कि किसी शब्द की वर्तनी को कैसे लिखा जाता है। तो कौन होगा एक अच्छा श्रोता, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, मतलब कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर पूछे गए हर सवाल का क्या कर रहा है, सही जवाब दे सकता है या दे रहा है ना, करेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहा है, पूछे गए हर सवाल का सही उत्तर दे रहा है ना। तो वो क्यों दे रहा है, क्योंकि वो गुड लिसनर है। यदि उसने प्रश्न को सही तरीके से नहीं सुना होगा तो वो उसका आंसर भी क्या होगा, गलत होगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस जो है आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर, मतलब कि गहन पठन का अर्थ क्या है पूछा है ना, इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहन पठन। ऑप्शन ए है रीडिंग फॉर इनरिचमेंट ऑफ वोकेबुलरी, यानी कि शब्दावली का के इनरिचमेंट के लिए।
पढ़ना। ऑप्शन बी रीडिंग फॉर प्लीजर यानी कि आनंद के लिए, प्लेजर के लिए पढ़ना। ऑप्शन सी रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेसी सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशील लिटरेरी सेंसिटिविटी यानी कि साहित्यिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए पढ़ना। ऑप्शन डी है रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स यानी कि विवरण के लिए पाठ को भागों में पढ़ना। तो इंटेंसिव रीडिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर यानी कि एक प्रकार से गहन पठन का अर्थ ही पूछ रहा है आपसे, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग की बात कर रही है ना, यानी कि यहाँ पर आप डिटेल्स से भी इसका आंसर लगा सकते हैं, है ना। कोई ना कोई वर्ड्स पॉजिटिव दे ही देता है आपके एग्जाम में, बस आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स यानी कि यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ने की बात हो रही, एक प्रकार से गहनता में पढ़ेंगे तभी तो आप डिटेल रूप में पढ़ रहे हैं ना, डिटेल से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्ट टेक्स्ट इज read aloud and then students visualize what the passage describes, then they tell the teacher about their visualization or draw a picture, the activity access students। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक छोटा पार्ट जोर से पढ़ा जाता है ना, शॉर्ट टेक्स्ट है जो है, छोटा जो टेक्स्ट है वो जोर से पढ़ते हैं और फिर छात्र कल्पना करते हैं, है ना। एंड देन स्टूडेंट्स विजुअलाइज कि गद्यांश में क्या वर्णित है, पैसेज यानी कि गद्यांश हो जाएगा। फिर वे शिक्षक को अपने कल्पना के बारे में बताते हैं, दे टेल टीचर, है ना, या एक चित्र बनाते हैं, विजुअलाइजेशन और ड्रॉ, या तो बताते हैं कल्पना के बारे में या चित्र बनाते हैं। तो ये गतिविधि छात्रों का मूल्यांकन करती है, ठीक है। तो इस गतिविधि को हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए स्पीकिंग विथ क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता के साथ बोलना, क्या ये इसका मूल्यांकन कर रही है ये गतिविधि। ऑप्शन बी है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन का यानी कि सुनने की समझ का मूल्यांकन कर रही है। ऑप्शन सी है एबिलिटी टू ड्रॉ वेल यानी कि अच्छी तरह से चित्र बनाने की क्षमता का मूल्यांकन कर रही है। या ऑप्शन डी है एक्यूरेसी इंटरप्रिटेशन यानी कि हो जाएगा व्याख्या में सटीकता। इंटरप्रिटेशन का मतलब आप याद रखिएगा, इसका मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन यानी कि हो जाएगा व्याख्या करना। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है इसका मूल्य, ये किस चीज का मूल्यांकन कर रही है, तो ये बच्चे के सुनने की समझ का मूल्यांकन कर रही है ना। क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है, किसी टेक्स्ट को, छोटे टेक्स्ट को जोर से पढ़ रहा है ना। तो एक तो पढ़ रहा है, तो बाकी जो बच्चे हैं उसके बाद क्या करते हैं, पढ़ने के बाद कल्पना करते हैं, है ना, कि उस पैसेज में क्या बोला गया है। तो इस हिसाब से वो पहले उन्होंने सुना होगा, तो वो लिसनिंग कम्प्रिहेंशन यानी कि सुनने की समझ का मूल्यांकन करते हैं इस एक्टिविटी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन यू गेट शाय स्टूडेंट टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू, मतलब कि आप शर्मीले छात्रों को बोलने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं जब वे बोलना नहीं चाहते। ऑप्शन ए दिया है, डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विथ अ रिस्पॉन्स क्विकली यानी कि उन पर जल्दी से जवाब देने का दबाव नहीं डालेंगे। ऑप्शन बी है, चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी यानी कि छात्रों की क्षमता के अनुसार क्या करेंगे, आप टॉपिक को चेंज कर देंगे। ऑप्शन सी है, गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंग्स टू लर्न एंड यूज यानी कि सीखने और उपयोग करने के लिए अर्थ सहित क्या करेंगे, शब्दों की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे उन्हें। ऑप्शन डी है, कंडक्ट स्पेशल क्लासेस टू प्रैक्टिस स्पीकिंग या फिर उनके लिए बोलने का अभ्यास करने के लिए विशेष कक्षाओं का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे, ठीक है, कंडक्ट कराएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो छात्र शर्मीले होते हैं, है ना, उन मतलब बोलने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उनके ऊपर हम प्रेशर नहीं डालेंगे, है ना, कि वो जल्दी से जवाब दे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक्विजिशन occurs
ओनली व्हेन, मतलब कि भाषा अधिग्रहण तभी होता है जब ऑप्शन ए है द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर्स, यानी कि बच्चे को व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं तभी उनमें भाषा अधिग्रहण होता है। ऑप्शन बी है द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड, यानी कि बच्चे को पुरस्कृत पुरस्कार दिया जाता है तब होता है। ऑप्शन सी है द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, यानी कि बच्चे को भाषा का अनुभव हो तब वो भाषा को अधिग्रहण करेगा। ऑप्शन डी है द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, यानी कि बच्चा जो है वो सचेत ध्यान के बिना ही, विदाउट कॉन्शियस अटेंशन है ना, कि सचेत ध्यान के बिना ही क्या करता है, भाषा को आत्मसात कर लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा, अब ये दोनों में कंफ्यूज होंगे, बट एक्सपोजर द लैंग्वेज ये जो है वो बेस्ट ऑप्शन है ना कि एब्जॉर्ब। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चे को भाषा का अनुभव होगा तब वो लैंग्वेज एक्विजिशन कर पाएगा। ठीक है, तो भाषा अधिग्रहण तभी होगा जब बच्चे को भाषा का अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, समृद्ध परिवेश में, अच्छे वातावरण में वो भाषा को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लर्नर कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न अ लैंग्वेज बाय गिविंग, मतलब कि किसी शिक्षार्थी को भाषा सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। तो कौन से उपाय किए जा सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन ए है उन्हें रिवार्ड देकर, यानी कि पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी पनिशमेंट यानी कि दंड देकर। ऑप्शन सी है बोथ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ऑप्शन डी है नेदर रिवॉर्ड और नॉट पनिशमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, मतलब कि हम एक शिक्षार्थी को भाषा सीखने के लिए किस प्रकार प्रेरित करेंगे, है ना, किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं? तो रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इज इन्वॉल्व्ड इन इनफॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग, मतलब कि अनौपचारिक, इनफॉर्मल बोला ना, अनौपचारिक भाषा सीखने में निम्नलिखित में से कौन शामिल है इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन ए दिया है लैंग्वेज लैब, यानी कि भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन बी है फैमिली एटमॉस्फेयर, यानी कि पारिवारिक माहौल। ऑप्शन सी है लैंग्वेज लर्निंग सेंटर, यानी कि भाषा सीखने का केंद्र। ऑप्शन डी है आपका स्कूल। तो ध्यान देंगे यहाँ पर इनफॉर्मल पूछा है ना, यानी कि अनौपचारिक है ये, अनौपचारिक, है ना। तो अनौपचारिक है तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, है ना, क्योंकि बाकी सब तो औपचारिक है। यहाँ पर लैंग्वेज लैब है, आपका स्कूल है, और लैंग्वेज लर्निंग जो सेंटर है ना, ये क्या हो जाएंगे आपके? फॉर्मल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, फॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, बट आपका फैमिली एटमॉस्फेयर जो होता है ये अनौपचारिक होगा, इनफॉर्मल होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ध्यान देंगे, नॉट पूछा है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है एबिलिटी टू रीड विथ कंप्रिहेंशन, यानी कि समझ के साथ पढ़ने की क्षमता, ये तो बिल्कुल है। ऑप्शन बी है मेकिंग अ स्पेशल एफर्ट इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज, यानी कि विचारों को व्यक्त करने में विशेष प्रयास करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी है एक्वायरिंग द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंडेड व्हाट दे आर हियरिंग, यानी कि जो वे सुन रहे हैं उसे समझने की क्षमता प्राप्त करना, ये तो होनी ही चाहिए। और ऑप्शन डी दिया है डेवलपमेंट ऑफ कोहेरेंट राइटिंग, यानी कि सुसंगत लेखन का विकास। कोहेरेंट राइटिंग यानी कि हो जाएगा आपका सुसंगत लेखन का विकास। तो यहाँ पर पूछा था कि भाषा सीखने का उद्देश्य इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग वुड बी वेरी इजी इफ, मतलब कि भाषा सीखना बहुत आसान होगा अगर, चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द टेक्स्ट बुक इज नॉट टॉट, मतलब कि पाठ्य पुस्तक ना पढ़ाई जाए। अब पाठ्य पुस्तक ही नहीं पढ़ाएंगे तो ये इजी कैसे होगा, है कि नहीं? ऑप्शन बी है देयर आर नो टेस्ट, यानी कि कोई परीक्षा ना हो।
तो क्या भाषा सीखना बहुत आसान हो पाएगा? ऑप्शन सी है, वन कैन गेट इनरिच्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट, यानी कि भाषा का समृद्ध वातावरण मिल सके। ऑप्शन डी है, वन गिव्स मोर टाइम इन प्रैक्टिसिंग ग्रामर बिफोर राइटिंग, मतलब कि लिखने से पहले ही क्या करें, व्याकरण का अभ्यास करने में अधिक समय दिया जाए। तो इससे क्या भाषा सीखना बहुत आसान हो पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। प्रैक्टिस करवाएंगे ग्रामर का, है ना, मोर टाइम देंगे, ये गलत हो जाएगा, है ना। और देयर आर नो टेस्ट, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बेस्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वन कैन गेट इनरिच्ड इन्वायरमेंट, लैंग्वेज इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पर भाषा का समृद्ध वातावरण जो है बच्चे को मिल सके, ताकि वो अच्छे तरीके से भाषा सीख सके, है ना, बहुत आसानी से। जब बच्चे को इनरिच्ड इन्वायरमेंट मिलता है, समृद्ध वातावरण मिलता है किसी चीज को सीखने के लिए, तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के टोटल 15 एमसीक्यूज। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।